Okay, let's go. नमस्कार मित्रों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद होगा अच्छे होंगे। आज मैं एक नए इतिहास के टॉपिक के साथ दिल्ली सल्तनत के काल में कुछ ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर रेलवे, आईएएस, पीसीएस जैसे सभी एग्जामों में जो वनडे के एग्जाम होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपके स्कूल में भी बनता है, तो इसे थोड़ा देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत काल, मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण करने के बाद में जब 1192 में वो तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ता है और पृथ्वीराज चौहान की को हरा देता है और दिल्ली का गद्दी खाली हो जाता है, फिर उसका एक गुलाम जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे वो यहाँ पर छोड़कर जाता है और वही गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत काल में आपके 5 वंश आते हैं। तो इन 5 वंशों का जो है वो क्रम से कई बार पूछ लिया जाता है कि क्रम से लगाइए कौन से कैसे हैं। कई बार ये मैच करने को दे दिया जाता है कि कौन सा साल किसका है। तो इसके लिए मैंने ट्रिक भी लिखी है। वैसे ये ट्रिक फेमस है, सब लोग जानते भी होंगे। गुल खिलाओ तुम सालों। थोड़ा सा देखने में मजाकिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें याद करने की जुगाड़ करना है। तो गुल खिलाओ तुम सालों, तो गुल से तो गुलाम वंश हो गया, खिलाओ से खिलजी वंश हो गया, तुम से तुगलक वंश हो गया, सा से सैयद वंश हो गया और लो से लोदी वंश हो गया। और ये गुलाम वंश जो है ये 1206 से लेकर 1290 तक अपना शासन करते हैं गुलाम वंश के, क्योंकि इसमें वंश ही इसका स्थापना करने वाला ही गुलाम है और सब गुलाम ही, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। उसके बाद फिर खिलजी वंश की स्थापना होती है। खिलजी खां इसकी स्थापना करता है 1290 से लेकर 1320 तक। ये बहुत कम समय तक, मात्र जो है सबसे कम समय तक यही चलता है काल, मात्र 30 सालों तक। तो कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत काल में सबसे कम समय तक शासन करने वाले वंश का नाम बताइए, तो खिलजी वंश है। और ये जो तुगलक वंश है ये सबसे ज्यादा टाइम तक राज करता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि कौन सा दिल्ली सल्तनत की कौन से वंशावली जो है सबसे ज्यादा टाइम तक राज करती है, तो तुगलक। इनका तुक्के से इनका लक लग गया, इसलिए याद रखिएगा जिसका लक होता है वो ज्यादा समय तक राज करता है, तो इन्होंने ही राज किया। और ये सैयद वंश जो है उसके तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है। 1414 से लेकर 1451 तक ये राज करते हैं, इनकी वंशावली। उसके बाद लोधी वंश आता है और लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526 तक चलता है। आप लोगों को मालूम होगा 1526 में फरगना का शासक जो थे उमर मिर्जा खां, उनके पिताजी वहां के शासक थे, और वो आता है, आक्रमण करता है भारत पर 1526 में और पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा देता है इब्राहिम लोदी को, और वहीं से मुगल वंश की स्थापना हो जाती है मित्रों। तो ये तो रहा इनका वंश, गुल खिलाओ तुम सालों। गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, आप 2-4 बार इसे याद कीजिएगा। गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी आपको याद हो जाएगा। अब ये तो हो गया मित्रों। अब इसके आगे जो मैं ये करता हूं, क्योंकि मैं इस टाइम पर देख रहा हूं अभी आरओ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर आ चुका है, और उसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इन जो है कालक्रम को लगाइए। पीसेस में भी पूछा जाता है, ये में पूछा जाता है कालक्रम लगाने को, ताकि वो जानना चाहते हैं कि आप हिस्ट्री के बारे में कितना डीप नॉलेज रखते हैं। तो ठीक है, मैं इनका थोड़ा सा कालक्रम बताने की कोशिश करता हूं। मैं इसे रफ कर रहा हूं क्योंकि ये सब आप समझ गए होंगे। अब मैं गुलाम वंश को लेकर के चलूंगा। तो यहां पर अगर गुलाम वंश को मैं लिखता हूं कि इनमें कौन से सुल्तान हुए, गुलाम वंश, तो गुलाम वंश में कौन से सुल्तान हुए, ये कई बार क्रम लगाने को आ जाता है मित्रों। तो इसकी गुलाम वंश के राजाओं की जो ट्रिक है, जिस ट्रिक की हम बात करेंगे, तो ये ट्रिक थोड़ा सा इंग्लिश के वर्ड के पहले अक्षर को हमने लिया है। तो ये होगा के ए आई डबल आर कैर बान फिर बीके, कैर बान, इसको हम इसे याद करेंगे मित्रों, कैर बान बीके, कैर बान बीके। अब यहां से देखते हैं कौन कौन सा है। तो सबसे पहला ये जो नाम आ रहा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का आ रहा है, कुतुबुद्दीन
दीन ऐबक। ये मोहम्मद गौरी का बहुत ही प्रिय गुलाम था और इस गुलाम के हाथों में मोहम्मद गौरी अपना भारत का शासन सौंप देते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद में आराम शाह आता है। तो ए फॉर क्या हो जाएगा मित्रों, आराम शाह। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आराम शाह कुछ ही दिन तक कुर्सी पर रहता है, उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश आ जाता है और ये बहुत ही अयोग्य शासक था आराम शाह, इस वजह से इल्तुतमिश आएगा। इल्तुतमिश का शासनकाल याद रखिएगा। और उसके बाद ये जो आ जाते हैं रजिया, 2 बार आर आएगा तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर रजिया सुल्तान आएंगे, इसमें आर फॉर रुकनुद्दीन आएगा। एक शासक कुछ दिन के लिए होता है रुकनुद्दीन, अयोग्य शासक थे ये, इनका हिस्ट्री में कोई बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है। और उसके बाद में फिर 5वें नंबर पर आ जाती हैं मिस रजिया सुल्तान, जिसे भारत की पहली महिला शासक भी कहा जाता है। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक और वो भी मुस्लिम शासक, तो रजिया सुल्तान है। उसके बाद बी से क्या हो जाएगा, बहाम शाह। बहाम शाह मित्रों याद रखिएगा। और ए से अलाउद्दीन साहब आएंगे। अलाउद्दीन खिलजी मत समझिएगा, अलाउद्दीन शाह इसमें आएंगे क्योंकि इस खिलजी वंश से वो अलाउद्दीन, तो इनका एक इसमें भी है, तो कई बार कंफ्यूजन ना हो कि अलाउद्दीन खिलजी को आप समझ लें, ये अलाउद्दीन शाह है। अब ये कौन हो गए, बहाम शाह हो गए, अलाउद्दीन हो गए। और अब यन फॉर नसीरुद्दीन आता है, यहाँ स्पेस कम है तो मैं इधर लिख देता हूं नसीरुद्दीन। उसके बाद ये वहां से आते हैं नसीरुद्दीन साहब, कुछ दिन राज करते हैं। उसके बाद फिर सबसे बलबन आ जाता है, सिजदा फैबोज जैसी काम को जिसने चलाया था कि हमारे सामने झुक करके आप प्रणाम कीजिए, सिजदा और फैबोज लाने वाला ये एक शासक था बलबन। उसके बाद लास्ट में जो आते हैं इनका नाम है कैकुबाद। कैकुबाद या फिर कई बार इनको मैं नीचे लिख देता हूं क्यूमर्स भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से ये 10 शासक होते हैं। तो कैरबान बीके, कैरबान बीके ये याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान, बहाम शाह, अलाउद्दीन, नसीरुद्दीन, ये सारे शाह हैं। अलाउद्दीन शाह, नसीरुद्दीन शाह, उसके बाद बलबन, उसके बाद कैकुबाद या क्यूमर्स आ जाता है। तो इस प्रकार मित्रों 1206 से लेकर के इनका जो गुलाम वंश का जो काल है वो 1206 से लेकर के 1290 तक चलता है। और मित्रों इस वंश के बाद में दूसरा वंश आ जाता है।